दोस्तों, वाराणसी शहर का एक रोड जो कि वाराणसी कैंट से सीधे एयरपोर्ट को जाता है, उस रोड के चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू होनी थी, जिसके लिए शासन का आदेश यहाँ के डीएम को मिल चुका था। लेकिन डीएम का सिरदर्द ये था कि उस रोड पर बहुत सारी दुकानें थी जो काफ़ी पहले की बनी हुई थी, और वो सारी दुकानों का कुछ हिस्सा रोड के चौड़ीकरण के दौरान रोड के अंदर में आ रहा था। और जब उन दुकान के मालिकों को कहा जाता था कि आप अपनी दुकान को खाली कर दीजिए क्योंकि शासन का आदेश है इस रोड को चौड़ा करना है, तो वो दुकान मालिक इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो काफ़ी धरना प्रदर्शन करते हैं, काफ़ी तोड़ फोड़ करते हैं। और इधर डीएम के ऊपर प्रेशर बनता जा रहा था कि जल्द से जल्द उन दुकानों को खाली कराया जाए, उस रोड को खाली कराया जाए कि जल्दी से जल्दी ये रोड चौड़ा हो, क्योंकि ये जो वाराणसी शहर है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। इसलिए डीएम के ऊपर काफ़ी प्रेशर बन रहा था और डीएम काफ़ी परेशान हो रहा था। डीएम ने एक कॉन्फ्रेंस किया और यहाँ के एसपी को और जितने भी अधिकारी हैं सबको बुलाया, यहाँ बीडीए के कुछ अधिकारी वगैरह सबको बुला करके एक कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि आप अपना राय दीजिए, आप लोग कैसे इसको खाली कराया जाए। तो सबका यही राय था कि इसको खाली तो कराना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। इसके लिए एसपी की भूमिका बहुत ज़्यादा होगी। तो फिर वहाँ के डीएम जो है यहाँ के एसपी को बताते हैं कि आप अपनी फोर्स लगाइए और जल्दी से जल्दी जिस भी तरीके से हो सके इन दुकानों को खाली कराया जाए और जो दुकानों का जो पोर्शन रोड के अंदर आ रहा है उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। जब एसपी को ये चीज़ पता चलती है तो एसपी एक टीम बनाते हैं और उस टीम का इंचार्ज यहाँ पर एक नवनियुक्त डीवाईएसपी होती हैं जिनका नाम होता है रोशनी सिंह, उनको इस टीम का इंचार्ज बनाया जाता है। रोशनी सिंह को जब ये पता चलता है, रोशनी सिंह अपनी टीम को लेकर के और उस जगह पर पहुंचती हैं। पहुंचने के बाद दुकानदारों को समझाने की काफ़ी कोशिश करती हैं कि आप सब लोगों को मुआवजा दिया जाएगा सरकार की तरफ से और काफ़ी अच्छा पैसा दिया जा रहा है, अपनी दुकानों को खाली कर लीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो सरकार ज़बरदस्ती इसको खाली करवा करके और बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। उससे पहले अगर आप लोग खाली कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। और सरकार की इस कार्रवाई में अगर आप रुकावट बनेंगे तो आप अपने मुआवजे से भी हाथ धो बैठेंगे। जब ये चीज़ें वहाँ के दुकानदारों को पता चलती है तो कुछ जो सीधे साधे दुकानदार होते हैं वो अपना मैडम से कहते हैं, मैडम हमें 24 घंटे की मोहलत दे दीजिए, हम अपनी सारी चीज़ें खाली कर लेंगे, उसके बाद आप इसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करवा दीजिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बात को नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं। उसके लिए मैडम ने अपनी टीम को लगाया और उनके साथ जोर ज़बरदस्ती करके और वहाँ का उनकी दुकानों को खाली कराया जा रहा था। जब ये टीम लगी हुई थी दुकानों को खाली करवाने में, पुलिस बल पूरा लगा हुआ था दुकानों को खाली करवाने में, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा होटल था। उस होटल का मालिक देखता है कि मैडम इस धूप में पसीना पसीना हो रही हैं, मई का महीना है। उसे देखा नहीं गया तो भाग करके वो अपनी होटल से आता है और मैडम को कहता है, मैडम आपकी फोर्स लगी हुई है, आपके पुलिस वाले लगे हुए हैं अपनी कार्रवाई में, आप आ जाइए आराम से, होटल के अंदर एसी है, एसी चल रहा है, उसमें आराम से बैठ जाइए। जब ये कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद आप अपने सिपाहियों को और बता दीजिए कि आपको यहाँ से बुला लेंगे और आप फिर अपने चले जाइएगा। वहीं पर एक सब इंस्पेक्टर खड़ा होता है, वो भी कहता है, हाँ मैडम आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोगों ने अपने हाथों में पूरा बागडोर ले ही लिया है, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इन लोगों को समझा देंगे, समझाने के बाद सबका दुकान खाली करा दिया जाएगा। मैडम कहती है कि नहीं, रुक जाओ एक बार और, मैं इन सबको समझा देती हूँ।
मैडम वाकी टाकी पे अनाउंस करती हैं और सभी दुकानदारों को इकट्ठा करती हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद उन सबको समझाने में सफल होती हैं और सब तैयार हो जाते हैं अपनी दुकानों को खाली करने के लिए। पुलिस फोर्स अपनी लगी हुई थी। मैडम ने बोला कि सभी दुकानों पर नोटिस चिपका दो और सबको एक समय दे दिया जाता है कि अभी से लेकर के 24 घंटा आप लोगों के पास समय है। 24 घंटे के अंदर दुकानें खाली करवा दीजिएगा, क्योंकि कल से यहाँ का जो भी पोर्शन रोड के अंदर आ रहा है उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। दुकानदार मानते हैं। वही सब इंस्पेक्टर कहता है, मैडम तब तक आप उस होटल में बैठिए, धूप बहुत तेज़ है, मई का महीना है और समय 10-11 बज रहा था। उस टाइम इतनी चिलचिलाती धूप थी। वो दरोगा कहता है कि आप तब तक होटल में बैठिए, सारी दुकानों के ऊपर हम लोग नोटिस चिपका लेते हैं, फिर हम आपको आवाज़ देंगे और फिर हम लोग चलेंगे। मैडम कहती है ठीक है, मैं तब तक से वहीं बैठती हूँ। मैडम चली जाती हैं और होटल में बैठती हैं। जैसे ही बैठती हैं, होटल मालिक भाग करके आता है और कहता है कि मैडम क्या लेंगी, चाय दूँ या ठंडा? मैडम कहती हैं कुछ नहीं, एक चाय मंगा दो। वो होटल मालिक अपने वेटर को बोलता है कि एक अच्छी सी मलाईदार चाय बना करके मैडम के लिए लेकर के आओ। और वेटर जब चाय लेकर के आता है, मैडम के सामने पहुंचता है और मैडम की नज़र उस वेटर के तरफ जाती है तो मैडम उसको देखती ही रह जाती है। और वेटर भी जब मैडम को देखता है तो कुछ ऐसी चीज़ों में, ऐसी यादों में खो जाता है। ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते थे, पहचानते थे। आखिर ये क्या राज था? क्यों एक दूसरे को देखने के बाद ये लोग शॉक्ड हो गए थे? ये सारी चीज़ें इस कहानी में आगे हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सच में ये कहानी एक बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, जिसको जानने के बाद आप भी कहेंगे, आपका भी दिल कहेगा कि हाँ, कुछ तो है इसमें। कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं हूं सुधीर राय और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल क्राइम और साजिश के इस एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले मेरा आपसे सिर्फ यही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, जब मैडम वहाँ बैठी होती हैं और जब उस वेटर को देखती हैं तो देखने के बाद उस वेटर को पहचानने की कोशिश करती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हारा नाम रमेश है क्या? रमेश कहता है कि हाँ, मेरा नाम रमेश है। और आप रश्मि है ना? जैसे ही वो रश्मि कहता है तो मैडम खड़ी हो जाती है और उसके तरफ देख करके मुस्कुराने लगती है और कहती है कि रमेश, तुम पहचान गए मुझे? रमेश कहता है क्यों नहीं पहचानूंगा, वो काफ़ी दिन हो गया है, ज़रूर काफ़ी समय हो चुका है हम लोगों को दूर हुए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने बचपन से ही तकरीबन 10-12 सालों तक हम एक दूसरे के साथ ही रहे, एक दूसरे के साथ खाए, एक दूसरे के साथ पढ़े, तो ऐसे कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो जब आप यहाँ से इस होटल के सामने से जा रही थी और अपनी बाकी टाकी पर आप लोगों को बता रही थी, अपनी पुलिस फोर्स को डिप्लॉय कर रही थी, तभी मैंने आपको देख करके पहचान लिया था। दोस्तों, रमेश और रश्मि दोनों की कहानी काफ़ी अजीब है। रमेश यहीं से बनारस से थोड़ी दूरी पर एक जगह पड़ता है, भदोही, और उस भदोही का रहने वाला रमेश था।
रश्मि उससे पूछती है कि रमेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो रमेश कहता है कि मैं यहीं पर रह करके यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। हमारे घर की हालतें कुछ ठीक नहीं है, मुझे कुछ बनना है, तो मैं यहाँ दिन में इस होटल में वेटर का काम करता हूँ और मेरा कोचिंग स्टार्ट होता है 3 बजे से 6 बजे तक होता है। तो 3 बजे तक मैं यहाँ काम करता हूँ और 3 से 6 जा कर के कोचिंग करता हूँ, और वहाँ कोचिंग करने के बाद फिर इस होटल में आता हूँ और फिर 1-2 घंटे काम करता हूँ और फिर जा कर के रात को पढ़ाई करता हूँ। रश्मि उसकी बातें सुन कर के काफ़ी दुखी होती है कि ये वही लड़का है जो कि बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो हम सबसे ब्रिलियंट था, सबसे पढ़ने में तेज था, लेकिन इसकी किस्मत आज कहाँ से कहाँ लेकर के आई है। दोस्तों, रश्मि उससे उसके माता पिता के बारे में पूछती है तो रमेश कहता है कि पिताजी तो काफ़ी सालों पहले गुजर गए, मेरी माँ है, थोड़ा बहुत इधर उधर लोगों के पास काम करके और अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर लेती है, क्योंकि जो हमारी खेती बाड़ी थी वो मेरे चाचा वगैरह ने पिताजी के जाने के बाद हथिया लिया। अब हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन माँ मुझे एक बड़ा अधिकारी देखना चाहती थी, इसलिए माँ ने मुझे यहाँ बनारस भेज दिया कि जाओ पढ़ो लिखो और अपनी तैयारी करो, मैं यहाँ अपना किसी तरीके से दिन काट लूँगी। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मैं यहाँ पर आकर के इन सेठ जी के यहाँ काम करता हूँ, इस होटल में काम करता हूँ और इसी से जो पैसा मिलता है इससे मैं अपना खर्चा चलाता हूँ और अपनी पढ़ाई करता हूँ। दोस्तों, रमेश का जो गांव था उसी गांव में रश्मि का नानी गांव था। दोनों का घर एक दूसरे से अगल बगल में ही था। बचपन दोनों का एक साथ बीता था, दोनों एक साथ खेले थे, एक साथ खाए थे, क्योंकि रश्मि की माँ अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसके माता पिता के पास काफ़ी ज़मीन जायदाद था। वो सारा ज़मीन जायदाद उसके माता पिता ने रश्मि की माँ के नाम कर दिया था। रश्मि के पिताजी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल थे और वो दूसरे शहर में रहते थे और यहाँ नाना के यहाँ रह करके अपनी माँ के साथ रश्मि उसी गांव में पढ़ाई करती थी। रमेश और रश्मि दोनों अगल बगल में पड़ोसी थे, एक ही जाति के थे। दोनों में आपस में बहुत प्रेम था, दोनों एक साथ खेलते थे, दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, एक साथ जाते थे। रश्मि याद करके कहती है कि एक बार जब मैं और रमेश दोनों तालाब में नहा रहे थे और मैं डूबने लगी तो रमेश ने अपनी जान की बाजी लगा करके और मुझे बड़ी मुश्किल से बचाया, जबकि रमेश खुद तैरना नहीं जानता था। मुझे बचाते बचाते रमेश भी डूबने लग गया था, लेकिन मेरे हाथों को नहीं छोड़ा उसने। खुद डूब रहा था लेकिन मुझे मेरे हाथों को पकड़ करके रखा था। आसपास में कुछ लोगों ने देखा तो भाग करके आए और तालाब में कूद करके हम दोनों की जान बचाई। ये सब चीज़ें रश्मि और रमेश की कहानी थी। बचपन के बहुत सारे किस्से थे जिसको दोनों एक दूसरे को सुनाते सुनाते कभी हंस रहे थे, कभी उन दोनों की आंखें गमगीन हो रही थी। रश्मि उससे रमेश से प्रश्न पे प्रश्न करती जा रही थी और रमेश हर प्रश्नों का उत्तर देता जा रहा था। और रमेश की इन चीज़ों को देख करके, उसकी आज की ये हालत देख करके
रश्मि काफ़ी परेशान होती है। रश्मि बताती है कि एक बार मैं और रमेश दोनों खेल रहे थे, राजा और रानी का खेल खेल रहे थे। तो मेरी माँ आई और उसने देखा तो मुझसे पूछा कि रश्मि, राजा और रानी के खेल में तुम्हें कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? रश्मि कहती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो उसकी माँ पूछती है कि तुम बड़ा होकर के क्या बनोगी और तुम किससे शादी करोगी? तो रश्मि कहती है कि मैं बड़ा होकर के एक अधिकारी बनूंगी और रमेश से ही शादी करूंगी, मेरा पति रमेश ही होगा। ये बाल्यावस्था की, बचपन की ये बातें सुन करके माँ काफ़ी देर तक हंसती है और उसके पिताजी से भी बताती है और उसके पिता भी सुन करके काफ़ी हंसते हैं। फिर रमेश रश्मि से पूछता है कि रश्मि, तुमने तो मुझसे हर चीज़ पूछ लिया, लेकिन तुमने अपने बारे में बताया नहीं कि तुम कैसे वहाँ से कहाँ गई और कैसे आज अधिकारी बन करके आई हो। रश्मि कहती है कि मैं 6वीं क्लास तक तो तुमको पता है तुम्हारे साथ वहीं गांव में पढ़ती थी। तुम इतने तेज़ थे, मैं तो बहुत कमज़ोर थी पढ़ाई में, हर चीज़ में तुम मेरी मदद करते थे। लेकिन 6वीं क्लास के बाद मेरे पिताजी इलाहाबाद प्रयागराज में सिपाही थे और मुझे वहाँ लेकर के चले गए, क्योंकि मेरे पिता चाहते थे कि मैं कुछ बड़ा बनूं और गांव में उस तरीके का पढ़ाई हो नहीं रहा था, इसलिए वो मुझे प्रयागराज लेकर के चले गए और वहाँ से 7वीं से लेकर के आगे की पूरी पढ़ाई वहीं हुई। पढ़ाई के बाद वहीं मैंने कोचिंग किया, वहीं तैयारी किया और वहीं पर PCS का एग्ज़ाम दे करके आज मैं तुम्हारे सामने DYSP हूँ। रमेश बहुत खुश होता है और कहता है कि चलो, मैं तो नहीं कुछ बन पाया, लेकिन कम से कम तुमने तो अपना मुकाम हासिल कर लिया। रश्मि कहती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा थोड़े बोला जाता है, अपने दिल को छोटा मत करो। तुम ब्रिलियंट थे, ब्रिलियंट हो और तुम जो चाहोगे वो कर सकते हो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब यहाँ पर वेटर की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। रश्मि वहीं पर अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और माँ को सारी कहानी बताती है कि माँ, रमेश मिला है। माँ उसको एक बार कहती है कौन रमेश? तो कहा माँ वही जो हम लोग के पड़ोस में रहता था, जो मेरा दोस्त था, जो हम लोग साथ में रहते थे। माँ कहती है, माँ भी बहुत खुश होती है और कहती है कि लेकर के आओ घर पे। यहीं पर वाराणसी में ही अपनी माँ के साथ रश्मि रह रही होती है। एक आलीशान फ्लैट किराए पर ले रखा था उसने और उसमें माँ और बेटी दोनों रहते थे, जो कि पुलिस लाइन के नज़दीक ही था। और उसके पिताजी अभी भी प्रयागराज में नौकरी कर रहे थे पुलिस में। रमेश को लेकर के जाती है, अपनी माँ से मिलवाती है। माँ भी रमेश को देख करके काफ़ी खुश हो जाती है और माँ सारी चीज़ें, पुरानी चीज़ें बताती है कि कैसे तुम बोलती थी कि रमेश से ही शादी करूँगी, कैसे तुम लोग हमेशा राजा रानी, पति पत्नी का खेल खेलते रहते थे, एक दूसरे को कितना चाहते थे। सारी बातें होती हैं, पूरी रात बातें करते करते बीत जाती है। फिर रश्मि रमेश से कहती है कि सुबह मैं चलूँगी तुम्हारे कोचिंग में और आज के बाद तुम कहीं भी किसी भी वेटर या कोई भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना ही तुम्हें किसी पैसे की चिंता करने की ज़रूरत है।
तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करना है और इस बार तुम्हें किसी भी तरीके से यूपीएससी क्लियर करना है। रमेश तैयार हो जाता है, रमेश पढ़ाई में लग जाता है। रश्मि उसको लेकर के उसके कोचिंग में जाती है और कोचिंग वाले जो होते हैं, जो वहाँ का टीचर होता है, उससे कहती है कि इनके ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। कोचिंग वाला भी बोलता है कि कोई बात नहीं मैडम, हम बिल्कुल ध्यान देंगे। वहाँ पर अच्छे से कोचिंग भी होता है। घर पे जब भी रमेश आता है, रश्मि अपनी ड्यूटी से आने के बाद रमेश के साथ बैठ जाती है, हर चीज़ों को उसको बताना शुरू करती है, हर चीज़ उसको समझाना शुरू करती है। जितना उसको जानकारी था हमेशा कोशिश करती है रमेश को गाइड करने की, बताने की। ड्यूटी से आने के बाद उसका जितना भी समय होता है रमेश के साथ ही गुजरता है और इतनी जी जान से मिलकर के रश्मि उसकी तैयारी करवाती है और रमेश अपनी इतनी मेहनत से तैयारी करता है कि इस बार के यूपीएससी में काफ़ी अच्छे रैंक से उसका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद जितनी खुशी रमेश को नहीं थी, उससे ज़्यादा खुशी रश्मि को थी, उससे ज़्यादा खुशी रश्मि की माँ को थी। और ये चीज़ें जब रमेश की माँ को बताया जाता है तो पूरे गांव में ढिढोरा पीट जाता है। हर व्यक्ति दांतों तले उंगली दबा लेता है कि जिस माँ का सब कुछ छीन लिया था लोगों ने, जिस माँ को खाने के लिए, 2 रोटी के लिए उसके लिए वो मोहताज थी, जो घरों में मजदूरी करके, घरों में आया का काम करके और बच्चे को पढ़ाया, आज वो बच्चा यूपीएससी क्लियर करके और आईएएस बनने जा रहा है। लेकिन वो आईएएस नहीं बनता है, लेकिन एसपी जरूर बनता है। और जब एसपी वो बन जाता है, जब उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो अपना जा कर के वो ज्वाइनिंग करके आता है। ज्वाइनिंग करने के बाद जब रश्मि के पास पहुंचता है तो रश्मि उसे सैल्यूट मारती है और कहती है कि मुबारक हो एसपी साहब, आपकी नई ज़िंदगी और नई लाइफ के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। रमेश की आंखों से आंसू आ जाता है और रमेश रश्मि के नज़दीक आकर के रश्मि को बाहों में भर लेता है और कहता है कि ये मेरा कुछ नहीं है, ये मेरा देन नहीं है, ये तो आपका है। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपके जो उपकारों का ये जो कुछ भी है, ये सब आपका दिया हुआ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, अगर आप नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाया होता, मैं कहीं और किसी और दुनिया में पहुँच गया होता। लेकिन आपने आज मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है, इसके लिए मैं आपका जीवन भर शुक्रगुजार रहूँगा। रश्मि के फ्लैट पर ही एक अच्छा खासा पार्टी का बंदोबस्त किया जाता है। वो ऑर्गेनाइज रश्मि ही करवाती है और गांव से रमेश की माँ भी आ गई होती है। पार्टी काफ़ी धूमधाम से होता है। पार्टी जब ख़त्म होने वाला होता है तो रश्मि की माँ, रश्मि के पिताजी और रमेश की माँ सभी लोग मिलकर के कहते हैं कि ये पार्टी तो रमेश को एसपी बनने के उपलक्ष्य में दिया जा रहा है, लेकिन अगली पार्टी हम 1 महीने के अंदर ही रमेश और रश्मि की शादी की देंगे। दोनों की शादी फिक्स हो जाती है, तय समय पर दोनों की शादी हो जाती है और दोनों अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे होते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। कहते हैं कि अगर पत्नी का हाथ और पत्नी का सहयोग हो तो पति किसी भी मुकाम को पा सकता है, और पति का भी सहयोग अगर पत्नी को हो
और पति का भी हाथ अगर पत्नी के सिर पर हो तो पत्नी भी किसी भी मुकाम को पा सकती है। दोनों की ज़िंदगी खुशहाल है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।